आज शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षारक और लवण। तो आज का चैप्टर, आज की क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसा मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो पहला लेक्चर होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दिन ही समझ में आता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अध्याय 2, अम्ल क्षारक लवण। अम्ल क्षारक और लवण, है ना। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा चैप्टर का नाम है, अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक के बारे में हम पहले से ही थोड़ी सी जानते हैं, और बेसिकली कम से कम अंतर तो हमें पता ही है ना। छोटी क्लास में हमने अंतर तो देखा ही है कि अम्ल और क्षारक में बेसिक अंतर क्या है। और बेसिक अंतर मेरे ख्याल से कोई बता पाएगा मुझे, बेसिक अंतर क्या है अम्ल और क्षारक में? कोई भी, कुछ भी एक अंतर। से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पेपर को चेंज कर देता है, कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर, जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, और क्षारक जो है वो लाल को नीला कर देते हैं। इसके अलावा कोई बोलेगा? कैसे पहचानोगे मेरे घर में कोई चीज अम्ल अम्ल का एक? टेस्ट खट्टा होता एग्जैक्टली exactly, बस मैं यही जानना चाह रहा था। बेसिक अंतर ये है, अगर घर में कोई चीज है खाने की तो उसका स्वाद जो है, अगर खट्टा है तो वो अम्ल है, अगर वो कसैला या कड़वा है तो वो क्षारक है ना। लवण का स्वाद की बात नहीं करी थी अभी तक, लवण अपन 10th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो लवण का नाम लेते से आपके सामने आना चाहिए नमक। हमारा जो सॉल्ट है, जो हम नमक यूज करते हैं घरों में, वो एक प्रकार का लवण है ना। उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। जो हमारा घर में नमक है वो क्या है? एक प्रकार का लवण है। तो लवण बनते कैसे हैं? एक्चुअली में लवण बनते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, है ना। हमारे आसपास कोई चीज अगर खट्टी है तो अम्ल है। कोई मुझे बताएगा खट्टी कौन कौन सी चीज है हमारे आसपास अम्ल के रूप में? है। नींबू, नींबू, दही, दही, आंवला, आंवला, आम, आम, इमली, इमली, बहुत बढ़िया। टमाटर मीठा होता है क्या? सिरका, सिरका, बहुत अच्छे। टमाटर भी खट्टा होता है ना, टमाटर भी एक एग्जाम्पल। सिरका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। सिरका, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो सिरका जो चाउमीन मंचूरियन डालते हैं ना, तो जो पानी जैसा डालते हैं ना, वो एक लिक्विड, 3 लिक्विड डालते हैं वो। एक तो टोमेटो सॉस डालते हैं, दूसरा चिली सॉस, और चिली सॉस डालते हैं, ग्रीन चिली सॉस हो सकता है, रेड चिली सॉस हो सकता है, वो डाल सकते हैं, और तीसरा डालते हैं विनेगर। विनेगर पानी जैसा होता है, और वो नॉर्मली चाइनीज खाने में सब्जियों को पकाने के लिए यूज किया जाता है ना। वो एसिडिक होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है, और वो अम्लीय होता है, अम्ल होता है वो। तो ये हमारे पास अम्ल के उदाहरण। संतरा, संतरा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या क्षारक के भी हमारे पास उदाहरण मौजूद है? हमारे आसपास क्षारक भी दिख जाते हैं क्या? चूना, हाँ, चूना, सॉरी मैंने गलत सुना। चूना, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और कोई? साबुन, साबुन, बहुत बढ़िया। और कुछ? टूथपेस्ट कैसा होता होगा? क्या टूथपेस्ट हो सकता है क्षारीय? अब आप बोलोगे उसका टेस्ट तो कड़वा या कसेला नहीं है, लेकिन टूथपेस्ट क्षारीय होता है। उसके अलावा जो हमारे कपड़े धोने का सोडा है, कपड़े धोते हैं ना अपन जिससे, साबुन तो है ही, कपड़े धोने का सोडा, वो भी एक प्रकार का क्षार है। इसके अलावा करेले का रस, करेला जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए करेला खाने के लिए बोला जाता है। उसके अलावा
अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, मोस्टली यही है हमारे आसपास। हाँ, खाने का सोडा, वो कैसे भूल सकते हो, खाने का सोडा क्षारकीय प्रकृति का है। तो ये सब क्षारक है हमारे आसपास। एक्चुअली में हम जो भी खाते हैं, चैप्टर पढ़ाने का मकसद क्या है, हम जो भी खाते हैं ना, खाने की चीज, या तो वो अम्ल है या क्षारक है या लवण है। जो दवाइयां हम खाते हैं वो ज्यादातर लवण है, सॉल्ट है। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। फिर अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिड। बढ़िया। और क्षारक को? बेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्षारक को बोला जाता है बेस, है ना। बेबी को बेस पसंद है, यही वाला बेस पसंद है, क्षारक पसंद है बेबी को। गाना सुना है ना, बेबी को बेस पसंद है, वो यही वाला बेस पसंद है उसको, बेबी को। बेबी ने खुद बताया था मुझे, इसलिए तो कभी भी गाना सुनो ना तो यही वाला याद रखना, बेबी को बेस पसंद है मतलब क्या पसंद है, क्षारक, और कोई सा बेस पसंद नहीं है। इसके बाद हम सबसे पहले जो इसमें बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सूचकों की, है ना। अब सूचकों से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मैं बैरागढ़ में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एमएम में करवा दूंगा। क्या किसी को बैरागढ़ में याद है लाल पत्ता गोभी का रस? ओह कम ऑन यार। क्या सर? चलो, अम्ल, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये अम्ल क्षारक के सूचक होते हैं कुछ। अब ये सूचक क्या शब्द है, एक्चुअली में हमारे आसपास कई चीजें ऐसी हैं जो बता देती हैं कि वस्तु में अम्ल है या क्षार, उसको हम सूचक बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम। आप जो मानव बनाते हैं उसको कृत्रिम भी बोलते हैं, और साथ ही साथ संश्लेषित भी बोलते हैं, मतलब निकाले गए, है ना। खाने की चीज है ना, तो एक शब्द का यूज करूंगा मैं अभी, संश्लेषित। इसी चैप्टर में यूज करेंगे संश्लेषित, मतलब कि निकाले गए। और निकाल रहा है तो कौन निकाल रहा है, मानव निकाल रहा है, इसलिए मानव निर्मित कहलाएंगे संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और वो अम्ल क्षार से जैसे ही क्रिया करते हैं रंग बदल लेते हैं, है ना। रंग बदल के क्या दिखाते हैं, बताते हैं कि इस चीज की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। उदाहरण के लिए, यदि हम सिरके को जो है वो किसी सूचक में डालेंगे तो उसका रंग अलग तरीके से परिवर्तित होगा, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए अपन ने सभी ने देखा होगा, अगर हम हल्दी में चूना मिलाएं, हल्दी में चूना मिलाएं तो हल्दी लाल हो जाती है। मेरे ख्याल से एक आध भी बच्चा ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जिसे पता ना हो ये चीज। हल्दी में अगर हम चूना मिलाएं तो वो लाल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, हल्दी एक प्रकार का क्षारकीय सूचक हुई, क्षारकों का सूचक हुई, है ना। मतलब हल्दी में हम चूना क्या कोई सा भी क्षारक मिलाएं, चाहे हम साबुन मिलाएं तब भी लाल हो जाएगी वो, चाहे हम खाने का सोडा मिलाएं तब भी लाल हो जाएगी वो, चाहे हम जो धोने का सोडा है वो मिलाएं तब भी लाल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हल्दी एक प्रकार की प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है जो कि क्षारक के साथ मिलकर रंग बदल रही, है ना। जिस प्रकार से हल्दी है उसी प्रकार से एक लाल पत्ता गोभी आता है, वो एक्चुअली में लाल नहीं होता है, वो पर्पल जैसा होता है। लाल पत्ता गोभी अगर इसका हम रस निकाल लें मिक्सर में पीस कर या फिर गर्म कर कर, अलग अलग तरीके से रस निकाला जा सकता है। लाल पत्ता गोभी का रस अगर अपन निकाल लें और उसको अलग अलग अम्ल और क्षार में डालें तो हम देखेंगे हमको अलग अलग प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल पत्ता गोभी का रस भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तो दो प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, है ना। वो सारे सूचक कैसे कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी हो गई, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, है ना। और संश्लेषित में आते हैं जो मानव निर्मित है, कहीं ना कहीं से निकाले गए हैं। जैसे लिटमस पेपर या लिटमस विलियन, लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो लिटमस जो है वो संश्लेषित कहलाएगा।
इसके साथ जो है एक और केमिकल आता है जिसको हम मैथिलीन ब्लू बोलते हैं, सेफ्रानिन भी हो सकता है, एक और याद नहीं आ रहा मुझे, फिनेप्थलीन, ये सबसे ज्यादा फेमस है। फिनेप्थलीन एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है, फिनेप्थलीन, याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो अभी अपन तो इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, फिर पढ़ेंगे, है ना। तो ये सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाए हैं, और संश्लेषित मतलब जो मानव ने बनाए हैं, निकाले हैं किसी चीज में से, थे वो प्राकृतिक अवस्था में ही लेकिन उसको बनाना पड़ा है। दूसरी चीज हम जो देखने वाले हैं इसमें, ये हिंदी में क्यों चेंज हो जा रहा है, दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें आने वाली है रिएक्शन, फिर से गुणधर्म, गुणधर्म, और वो कुल मिला के 6 रिएक्शन है। दूसरे टॉपिक में कुल मिला के 6 रिएक्शन आने वाली है। तो मैं बारी बारी से लिख देता हूँ केवल अभी, ये हिंदी में लिखा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं बार बार उसको नहीं कर सकता है। पहली जो रिएक्शन, 6 रिएक्शन पूरी नहीं है एक्चुअली में। पहला तो इसके अंदर एक्चुअली रिएक्शन के साथ साथ टॉपिक भी हैं। तो 2.1 जो है वो है, हम देखते हैं प्रबल और, सॉरी, अम्ल और क्षारकों के प्रकार। अम्ल और क्षारकों के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ फलानी चीज, अभी तुमने ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ते थे हम, कि भाई जो सिरका है वो अम्ल है, नींबू है अम्ल है, इमली है अम्ल है, टमाटर है अम्ल है। तो अब यहाँ पर बात होगी कि बताओ इनमें से अम्ल तेज अम्ल कौन सा है, धीमा अम्ल कौन सा है, कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी ना। अम्ल देखो जो हम टॉयलेट में डाल रहे हैं वो भी अम्ल है ना। अम्ल का मतलब वही नहीं है जो हम चीज खाते हैं बस वही अम्ली है। टॉयलेट में एसिड डालते हैं ना, एसिड क्या है, अम्ली तो है भाई। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर H2SO4, जो भी सस्ता रहता है वो दे देते हैं। तो एसिड क्या है, वो टॉयलेट क्लीनर ही तो है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा तेज होगा। टमाटर में जो अम्ल है वो कम होगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो वो कम मात्रा में होगा, कम तेज होगा, तभी तो हम खा पा रहे हैं ना उसको, एसिड को पी तो ही ना पाएंगे हम। अगर हम पियेंगे तो हमारी भोजन नली, जिसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस में छाले हो जाएंगे, और वो छाले कैंसर का रूप ले सकते हैं, हम तो खाना खाते नहीं बनेगा, और फाइनली हम जो है वो डेथ हो जाएगी हमारी। वो एसिड नहीं पी पा रहे हैं। लेकिन टमाटर में जो एसिड है, संतरे में जो एसिड है, इमली में जो एसिड है, वो आसानी से हम खा पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से मंद अम्ल हैं। अम्ल और क्षारकों के प्रकार हम देखेंगे। अम्लों में अभी दो प्रकार होते हैं, तीव्र अम्ल और मंद अम्ल। इसी को दूसरी भाषा में प्रबल और दुर्बल बोल देते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब जो तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, दुर्बल मतलब जो कमजोर होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जो भी चीज हम खा पा रहे हैं उन सभी में दुर्बल अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, दुर्बल अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल। संतरे में एसिटिक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। नींबू में, सॉरी, संतरे में एसिटिक नहीं है, सिट्रिक अम्ल है। संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल है, दोनों ही मंद अम्ल है। तो जो भी चीज हम खा पा रहे हैं वो मंद अम्ल है, और जो लैब में या टॉयलेट में यूज कर रहे हैं HCl H2SO4, ये तीव्र अम्ल है, प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार से क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, है ना। तो अम्ल और क्षारकों के प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अम्ल जो है, अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। तो ये दूसरा पॉइंट से, ये हमारी पहली रिएक्शन होगी इस चैप्टर की। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया केवल, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट नाम सुना है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा अपने CaCO3,
तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम धातु हो गई, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बोनेट के साथ, इसके साथ केवल हम अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं, धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बोनेट के साथ। अगर समझने में अभी दिक्कत हो तो बेफिक्र रहना, अभी इंट्रोडक्शन है। धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और अधातु, अधातु कार्बोनेट नहीं है रे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही तो मैं समझ रहा हूँ। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। उसके बाद चौथी रिएक्शन है धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया, है ना। अम्ल और क्षारक को अगर आपस में मिला दें तो कैसे अभिक्रिया होती, अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक तो ये ऑक्साइड नोट्स में मिलेगा कि नहीं? के साथ अभिक्रिया मैं भेज दूंगा अभी। नोट्स की काय को फिक्र कर रहे हो भाई। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के, ये रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, माइंड मैप है ना। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में ही हम पढ़ रहे हैं और जरूरी है, याद होना चाहिए। क्षारक क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ये 6 टॉपिक हम देखने वाले, एक ऊपर वाला कहाँ गया यार, ये क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा। ये 6 टॉपिक हैं जिसको हमारे पेट में भी तो एसिड होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पेट में एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है सभी को मालूम होना चाहिए, HCl होता है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इतना तेज होता है कि यदि यही पेट का एसिड हमारे हाथ पे गिर जाएगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। टॉयलेट में जो एसिड होता है ना, उससे भी ज्यादा तेज होता है हमारे पेट में। हम फिर आप सोचोगे कि हमारे पेट में कुछ क्यों नहीं होता है, तो हमारे पेट में एक अस्तर बना हुआ होता है एक ऊतक का, एपिथीलियम ऊतक बोलते हैं। वो ऊतक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एसिड को संभालने के लिए। यदि वो एसिड, अच्छा वो आंतों में भी होता है, उसी अस्तर, वही अस्तर आंतों में भी होता है, पूरी आंत में रहता है, इसी कारण से हमको कुछ नहीं हो पाता। लेकिन यदि किसी कारण से हम बीमारी हो जाती है, किसी कारण से वो अस्तर हट जाता है, तो हमें वहां पर छाले हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा पेट के छाले इसी कारण से होते हैं, वो एसिड बहुत ज्यादा तेज रहता है। जब भी वो एसिड हमारे त्वचा से अगर क्रिया कर लेगा तो वो त्वचा जलने लगेगी वहां पर, है ना। तो ये हमने दूसरा टॉपिक देखा, इसमें ये देखने वाले हैं हम। टोटल 6 टॉपिक है जिसमें से 5 रिएक्शन है बस। एक में हमको नाम याद रखना है, केवल अम्लों के नाम, अम्ल और क्षारक के नाम याद रखना है। अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया,
अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये सब हमको पता होना चाहिए पहले तो, कि अम्ल और क्षारक तो हम जानते ही हैं। धातु किसको बोलते हैं? हमारे पूरी 118 तत्वों में जो धातु मेटल्स हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हो गई, लिथियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, सोना चांदी हो गई AgAu, कॉपर हो गई, लोहा हो गई। ये सब धातुएं हैं, सब के सब धातुएं हैं। ये सब मेन 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 लिखिए, बहुत सारी हैं, अभी भी बाकी हैं, है ना। पारा हो गई, सीसा हो गई, टिन हो गई, ये सभी के सभी धातुएं हैं। तो हमको सबसे पहले धातुओं के नाम पता होना चाहिए। तो अम्ल और क्षारक की हम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। फिर धातु कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो धातु तो समझ गए आप। जैसे मान लो उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट NaNO3 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये सब जहां पर भी CO3 लगता है ना, वो कार्बोनेट बन जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ज्यादा जरूरी है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने NaCO3 लिखा, तो सोडियम धातु है, सोडियम की जगह कुछ भी हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, आयरन हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, लिथियम हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो इसकी जगह ये धातु कार्बोनेट है। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, NaHCO3 ये हो जाएगा धातु कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na2CO3 होता है यार, Na2CO3 पहले सही लिखा था। Na2CO3 पारे का संकेत क्या है? पारे का संकेत है Hg, Hg, है ना। अब पारे को मरकरी बोलते हैं। अब बोलोगे मरकरी M से शुरू हो रहा है, पारा P से शुरू हो रहा है, सिंबल Hg कहाँ से आ गया भाई? एक्चुअली में ये तत्व जहाँ खोजे गए थे, जिस भी देश में खोजे गए, वहीं की भाषा के आधार पर इनको सिंबल दे दिया गया, है ना। बहुत सारे तत्व अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में खोजे गए थे, वहां लैटिन लातिन भाषा समझते हैं, लैटिन भाषा, लैटिन भी बोलते हैं, लाटिन भी बोलते हैं। वो लातिन भाषा के आधार पर उनके सिंबल रख दिए गए। तो उस भाषा, जैसे स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, तो अगर कोई तत्व वहां खोजा गया ना, तो उसके स्पेनिश लैंग्वेज में उस तत्व को जो भी उन्होंने पुकारा, उनको सम्मान देने के लिए उस तत्व को उसके आधार पर नाम दे दिया है। इसलिए मरकरी वगैरह के जैसे आप आयरन ही देख लो, Fe बोलते हैं, आयरन आई से शुरू होता है, लेकिन तो Hg जो है वो पारे का होता है। सीसा का होता है, लेड बोलते हैं इसको, और पी भी होता है इसका सिंबल। सीसा डेंजरस है, पानी में पाया जाता है अगर, तो हमको नुकसानदेह, कैंसरस होता है बहुत ज्यादा। पानी में नहीं होना चाहिए लेड या सीसा। तो मैं इसकी बात कर रहा था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखा मैंने, तो Na2CO3 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु लिखा, हाइड्रोजन लिखा और कार्बोनेट लिखा, तो ये हो जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताया स्पेशली इसलिए है क्योंकि जब भी हाइड्रोजन लगता है किसी भी धातु के साथ बीच में, तो उसको हम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। तो मैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ूंगा और सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ूंगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो H को मैं बाई भी पढ़ सकता हूँ, है ना। तो इस बताना बस इसलिए था क्योंकि नाम में फर्क पड़ जाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो आप आज वो लिखोगे ना, जो लास्ट पेज में केमिकल के नाम लिख रहे हो, एक पेज, एक पहले चैप्टर के तो होगा, इस चैप्टर में भी कुछ आएंगे केमिकल के नाम, जैसे दिया आ गया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके दो नाम लिख लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको ही बोलते हैं, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातुओं के ऑक्साइड, जैसे MgO पढ़ा है ना अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड ही तो है, धातु है Mg और उसका ऑक्सीजन है, तो धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा ये, है ना। और उसके बाद अधात्विक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अधात्विक मतलब जो अधातुओं के साथ ऑक्साइड है, जैसे CO2, कार्बन जो है वो अधातु है,
अधातु के ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड कहलाएंगे, है ना। तो ये धात्विक ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हो गए ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। सब कुछ देखेंगे अभी। अगर केवल अभी इतना ध्यान रखो कि हम अम्ल क्षार पढ़ेंगे, तो उसके बाद उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म में तरह तरह के प्रैक्टिकल रहेंगे। अम्ल क्षारकों के प्रकार देखेंगे सबसे पहले, तो अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। फिर उसके बाद धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखेंगे। फिर उसके बाद अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया देखेंगे। फिर अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे और क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। ये 5 अभिक्रियाएं देखने वाले हैं, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरे टॉपिक में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अम्ल और क्षारक कितने प्रबल हैं, अर्थात हमको ये पता करना है यदि कि अम्ल कितना अम्लीय है, क्षारक कितना क्षारीय है, मतलब उसकी प्रबलता देखना है कितना तेज है वो। क्षारक भी तेज होते हैं, है ना। तो अम्ल और क्षारक की तीव्रता नापने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, जिसको हम पीएच पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। तो ये पीएच पैमाना अपने आप में 4 नंबर का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, पुरानी बुक में भी था और इसमें भी है। तो पीएच पैमाना तीसरा टॉपिक है, अकेला 4 नंबर का टॉपिक है। पूरे चैप्टर को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि अम्ल और क्षार की विशेषता पर आधारित है कि कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कितना तेज अम्ल है, कितना धीमा अम्ल है, तो ये संख्या में बता देता है। 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, तो ये संख्या में बता देता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए पीएच पैमाना ऐसा होता है, बिल्कुल मैं सिंपल बता रहा हूँ। बीच में रहता है 7, इधर रहता है 0, 0 7 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 7 तक सब अम्ल होते हैं और 7 के बाद सब क्षारक होते हैं। मैं बेसिक बता दे रहा हूँ पीएच पैमाने, है ना। यदि मान लीजिए अम्ल इधर इस साइड जाते हैं तो अम्लता तेज होती है, इस साइड जाते हैं तो क्षारीयता तेज होती है। अगर मैं मान आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 अम्ल है, एक का पीएच है 2 और एक का पीएच है 6। 2 अम्ल है मेरे पास, एक का पीएच है 2, एक का पीएच है 6। तो इसमें से तेज अम्ल कौन सा होगा? जो 2 होगा वो, ये तेज होगा। 6 वाला कम तेज होगा। क्यों? क्योंकि 7 पे आ जाता है पानी, जो कि उदासीन होता है, उदासीन होता है ना। अगर 7 के इस साइड जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। मतलब यदि मेरे पास अगर 2 अम्ल वाला है और इसमें एक मेरे पास 0.1 वाला है, कोई अम्ल 0.1 वाला है, तो 0.1 अम्ल पीएच वाला अम्ल ज्यादा तेज होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से क्षारीयता में इस साइड जाए तो क्षारीयता बढ़ती है। मतलब यदि कोई पीएच पैमाना, अगर मेरे पास 8 वाला पीएच कोई क्षारक है और एक मेरे पास 12 वाला क्षारक है, तो मैं बोलूंगा अगर जिसका 12 पीएच है वो ज्यादा तेज क्षारक होगा। देख रहे हो ना, ये एरो कितना मायने रखते हैं। इस साइड क्षारीयता बढ़ती जाती है, इस साइड बढ़े हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्टिव आता है, यदि मान लीजिए आपके पास 2 विलयन है, एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 4 है, कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा, कौन सा तीव्र अम्ल होगा? तो हम बोलेंगे जिसका 3 पीएच होगा, जिसका कम पीएच होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। क्षारकों में उल्टा है, जिसका ज्यादा पीएच होगा वो ज्यादा क्षारकीय होगा, है ना। तो पीएच तो पैमाना, पीएच क्या होता है? पीएच एक्चुअली में जर्मन शब्द है, जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जितनी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा किसी भी विलयन में या किसी भी पदार्थ में, वो उस विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को प्रभावित करता है। हाइड्रोजन जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना ही तेज वो अम्ल होगा, हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना ही प्रबल क्षारीय होगा वो। तो पीएच का अर्थ है पोटेंश ऑफ हाइड्रोजन, है ना। वैसे पुशांश है जर्मन में, इसका मतलब पुशांश है, अभी आएगा भी, अपन पढ़ेंगे भी बुक में। पुशांश होता है इसका मतलब, लेकिन अगर हम नॉर्मल शब्द में बात करें तो पी मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति हिंदी में बोलेंगे अपन। पी हमेशा छोटा ही बनाना है, इसमें पी बड़ा मत बनाना, इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन की शक्ति। वैज्ञानिकों ने देखा कि अम्ल और क्षारक दोनों में ही हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, और वो हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा प्रबल जो है वो अम्ल हो जाता है। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक जो है
वो पीएच पैमाने के थ्रू कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पीएच पैमाना अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हमको देखना है। उसके बाद शुरू हो जाता है लेवन। पैमाना क्या होता है? पैमाना मतलब स्केल। पैमाने का मतलब है स्केल। जैसे अपन लाइन खींचने के लिए स्केल खींचते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर पीएच पैमाना मतलब हाइड्रोजन का पैमाना मतलब क्या दिखाएगा? वो बेसिकली ये बता देगा कि अम्ल कितना अम्लीय है, क्षार कितना क्षारीय है। अम्ल और क्षारक का स्केल है वो। स्केल से अपन किसी चीज को नापते हैं ना, वैसे ही पीएच स्केल से अपन नापते हैं अम्लीय क्षारक की क्षारकीयता या अम्लीयता, वो नापते हैं अपन। पैमाना मतलब स्केल, पीएच स्केल। उसके बाद आ जाता है हमारा लवण परिवार, है ना। तो लवण परिवार में हम तीन चार टॉपिक देखते हैं, और वो तीन चार टॉपिक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चौथा टॉपिक, चौथा पॉइंट है हमारा, अभी तक हिंदी में नहीं आते थे, अभी ये पता नहीं क्यों आ रहा है। लवण परिवार। लवण परिवार में हर एक टॉपिक को अपन को लवण परिवार में सबसे पहला है 4.1, साधारण नमक। साधारण नमक। और इसी से हम बनाना सीखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही स्पेलिंग लिखो तो भी नहीं लिखने दे रहा है। हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा पा रहा है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, है ना। हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे रे, वो हिड्रोक्स इसमें गलत हो जा रहा है। स्पेलिंग ही लिखने दे भाई मेरे को। हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सबसे पहले लवण परिवार में हम साधारण नमक से NaOH बनाना सीखेंगे कि साधारण नमक से NaOH कैसे बनता है ना। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा इसमें अ, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मेकअप में यूज किया जाता है। आप लोग अगर पार्लर वगैरह गए होगे तो वो ब्लीच करने का बोलते हैं। चेहरे पे ब्लीच करवा लो, ब्लीच करवा लो तो चेहरे के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाएंगे और अंदर से साफ हो जाएंगे। चेहरे की सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए भी किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। तो शायद सुना होगा अगर आप मेकअप करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन चीज है। तो साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे पहले, क्योंकि साधारण नमक जो है वो लवण है। विरंजक चूर्ण अपने आप में एक लवण है। उसके बाद हम देखेंगे खाने का सोडा और धोने का सोडा। खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग है, ध्यान रहे। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। इस वाले टॉपिक में अपन ये चीज कंफर्म करेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है ना। क्योंकि खाना बनाते समय हमको बहुत दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, और खाना बनाते समय अगर दोनों हम एक जैसा समझते हैं दोनों को, तो आपके केक वगैरह बहुत ज्यादा हार्ड बनते होंगे अगर घर पे बनाओगे। अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर नहीं पता है तो फिर खाने बनाने में आप दोनों को सेम समझोगे, और सेम समझोगे तो गलती होगी, खाना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। तो अपन जब खाने का सोडा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धावन सोडा आ जाता है। धावन मतलब धोने का सोडा। क्या धोने का सोडा? धावन सोडा। धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा, है ना। तो धावन सोडा पढ़ेंगे अपन। धावन सोडा के बाद हम पढ़ेंगे, धावन सोडा के बाद आ जाता है, हाँ, बस धावन सोडा आखिरी वो है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिस्टलन जल। आखिरी टॉपिक आता है क्रिस्टलन, पांचवा टॉपिक रहेगा हमारा। पांचवा टॉपिक, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं।
क्रिस्टलन क्रिस्टलन नहीं लिखा पा रहा है, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। और आखिरी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पीओपी। जैसा पीएच पैमाना 4 नंबर का टॉपिक है, 3 नंबर का पीओपी है। नाम सुना होगा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में बहुत अच्छी डिजाइन बनती हैं, गणेश जी की मूर्तियां इसी से बनती हैं। जब हड्डी टूट जाती है तो इसी का प्लास्टर आपके टूटे हुए हिस्से पर हड्डी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा 6वां और आखिरी टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज इसमें होती है। तो ये सारे टॉपिक अपन को इस चैप्टर में कवर करना है ना। उम्मीद है टॉपिक समझ में आए होंगे। और ये तो इंट्रोडक्शन था, अब इन टॉपिक पे अपन को धीरे 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 गुत्थियां सुलझानी है, बात करनी है धीरे धीरे। तो अपन इस चैप्टर के फिर आखिरी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। 1 मिनट बाकी है, मैं क्लास मीटिंग अभी बंद कर रहा हूँ। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, मोबाइल को भी थोड़ा सा रेस्ट रहने दीजिए, खुद भी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए चाहे तो। 5:39 हो रहा है, 5:50 पर एक बार फिर से ज्वाइन करिए ताकि अपन कंटिन्यू कर सकें साइंस, सोशल साइंस आखिरी लेक्चर में। 5:50 पे एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।